आज हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अजय अनुराग सर, जो कि आप दिल्ली में आईएएस का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, विजडम आईएएस के नाम से। शुद्ध व्यावसायिक जगह है जहां ऐसी चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वहां केवल आप जानते हैं कि कमर्शियल जगह है, और दिल्ली में फिर लोगों को कहाँ इतनी फुर्सत। फिर दिल्ली का जो एक सामाजिक सांस्कृतिक माहौल है उससे भी आप परिचित हैं कि वहाँ लोग ऐसी चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं है। ऐसे काम करने वाले लोग अलग हैं, उनको मान लिया जाता है कि धार्मिक लोग हैं। आध्यात्मिक लोग नहीं, ये धार्मिक लोग हैं। और ये लोग ऐसे यहाँ ऐसी क्या ज़रूरत। दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली जो लोग गए हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर गए हैं, तो उनके मन में ये धारणा बनी हुई है कि यहाँ हम ये सब क्या करेंगे। लेकिन मैंने देखा परम पूजनीय गुरुदेव के जो उनके जो बातें हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, उसका असर है, उसका प्रभाव है कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ लोग जुड़ते गए धीरे धीरे और एक कारवां बनता गया। और फिर मुझे मालूम चला पटना के बारे में, तो मैं उस समय से ही ये मैं उत्सुक था कि मैं जब भी पटना जाऊँगा तो एक बार मिलने के लिए जाऊँगा सेंटर पे। और आज आपसे मिलना हो रहा है, तो इस पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत मैं खुशी नहीं बल्कि आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ। दूसरी बात यह है कि जिस भूमि पे आप हैं और जिस दौर में हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि युवा, आप तो अपने करियर के लिए पटना आए हैं, दिल्ली आए हैं, आपको ऐसे कार्यक्रम से क्या मतलब, इस तरह के आध्यात्मिक और इस तरह के कार्यक्रम से क्या मतलब। एक बड़ा सवाल ये आपके मन में हो सकता है, और मैंने भी देखा है कई बार लोग ये कहते थे कि सर ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपके सेंटर पे, यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सब लोग इस परिवार से जुड़े हैं और नियमित आप यहाँ आना जाना करते हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया देख रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि आज इसी की ज़रूरत है। आज हमारे जीवन और समाज में इतना शोर है कि शांति गायब है, इतना कोलाहल है, इतनी बेचैनी है, इतनी आपाधापी है कि वहाँ सब कुछ है, सारी भौतिक सुविधाएं हैं, तमाम जो हमारे जीवन की जो उपलब्धियां और आवश्यकता हैं वो सब उपलब्ध हैं। लेकिन आदमी आज कहीं से किसी भी तरीके से उस तरह से खुश नहीं है, उस तरह से आनंदित नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। और ऐसा इसलिए कि हम आज एक ही तरफ भाग रहे हैं, और वो है भौतिक उपलब्धियां। हम सबका बस एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, सब लोग। और बल्कि एक इस आधुनिक युग में विकल्प बहुत होते हैं। आधुनिक युग की विशेषता यही है कि आधुनिक युग में विकल्प बहुत होते हैं, और जहाँ विकल्प होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ संकल्प नहीं होता। संकल्प हमको बांधता है, हमें प्रतिबद्ध बनाता है, और विकल्प हमें क्या करता है, विकल्प हमें भटकाता है। आधुनिक युग की पहचान ये है कि आधुनिक युग विकल्पों का युग है। आप जो भी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ देखें, इवन कि आप एक कलम खरीदने के लिए बाजार में जाएं तो आपके पास 100 तरह के आपके पास वहाँ कलम दुकान में आपको पेन दिखाई देगा। आप खुद वहाँ भ्रमित हो जाएंगे कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। जब ये विकल्प हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो ये हमें भटकाते हैं। आज के भौतिक युग में इतने हमारे विकल्प हैं कि हम जो हमारे पास है उससे भी हम असंतुष्ट हैं, जो हमारे पास नहीं है हम उसकी चाह रखते हैं। महत्वाकांक्षा तो ठीक है, लेकिन हम सब लोग अति महत्वाकांक्षी बन गए हैं, और एक ऐसी आपाधापी, एक ऐसी भागदौड़ है हमारे जीवन में कि हम सब लोग ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, लेकिन भागे जा रहे हैं। सब लोग भाग रहे हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन किसी को रोक कर अगर आप पूछिए कि जाना कहाँ है, तो पता नहीं कहाँ जाना है। और ऐसे में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक विचार। और कहते हैं कि जिस भी समाज और जिस भी देश
में संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ की सभ्यता नष्ट हो जाती है। क्योंकि सभ्यता भौतिक है और भौतिक चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। भौतिक चीज़ें हमें खुश कर सकती हैं, हमें आनंदित नहीं कर सकती। खुशी और आनंद में अंतर है। खुश हम भौतिक चीज़ों से होते हैं, खुश कुछ समय के लिए होते हैं। आप रेलवे या बैंकिंग या IAS जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अभी आपके लिए बहुत बड़ा सपना है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ें हासिल हो जाएंगे उस दिन कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। एक खुशी मिलेगी लेकिन आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कैसे मिलता है? आनंद मिलता है ऐसी चीज़ों से जो हमारे जीवन को विस्तार देता है, हमारे जीवन को जो विराट बनाता है, हमारे जीवन को बड़ा रूप देता है। तो आज हम सभ्यता के सारे सामान जुटाने में लगे हुए हैं और इसीलिए सभ्यता हमें, भौतिक चीज़ें हमें खुश तो रख रही है लेकिन हम सब के अंदर आनंद नहीं है। और ऐसे में अध्यात्म की, ऐसे में जो आज हम गायत्री परिवार का जो हमारा मूल मंत्र है, विचार है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, ये जो विचार है, ये जो मूल्य है, ये जो एक विराट सोच है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये भी कि आप भले आज यहाँ होंगे, इस तरीके से होंगे, कई तरह के आपके पास संकट भी होंगे, समस्याएं भी होंगी, आप खुद से खाना बनाते होंगे, खुद से पैदल चलकर जाना, कोचिंग क्लासेस जाना, भागना दौड़ना। कई बार तो बड़ी निराशा भी होती होगी कि क्या जीवन है, लोग मज़े से इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, हम लोग कहाँ ये खाना पीना बनाना दौड़ना भागना। क्योंकि छात्र जीवन में ये सारी समस्याएं होती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, कुछ हासिल होगा कि नहीं, एकदम निराशा। और फिर निराशा ये हमारी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के कारण ही नहीं है, हमारा समाज, हमारा परिवार भी वैसा ही है। आप घर में जाएं, आपसे सभी लोग ये पूछते हैं कब होगा, परीक्षा कब है, कब निकाला, क्यों नहीं निकला, कैसे तैयारी कर रहे हो। समाज में अगर आप नज़र घुमा के देखें तो समाज क्या बोलता है? समाज में आपको लेकर ऐसा ही नकारात्मक नज़रिया है। कह रहे फलाना जी का बेटा, फलाना जी की बेटी पढ़ रहे, लेकिन होगा नहीं, पटना ऐसे, पटना जाने से हो जाता तो सबका हो जाता, फलाना कहाँ हुआ, ठिकाना कहाँ हुआ। कई तरह के जो दबाव हैं, इधर तो एक अब हमारा जो व्यक्तिगत दबाव है वो तो है ही, जहाँ खाने पीने, भागने दौड़ने, बल्कि कई बार क्लासेस के कारण आप ठीक से अपना जो खाना पीना है वो ठीक से नहीं कर पाते होंगे। तो एक तो दबाव और तनाव है ही, ऊपर से ये परिवार का दबाव, समाज का दबाव, समाज के ताने जो हैं वो हैं। और ऐसे में कई बार हम सब लोग निराश हो जाते हैं। ऐसे में कई बार हम सब लोग अपने जो तमाम तरह के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में हम लोग अपने उत्तर तलाशने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे ही समय में ये जो अपना कार्यक्रम है, ये जो युवा प्रकोष्ठ है, इसकी भूमिका बढ़ जाती है। इस हताशा और निराशा के दौर में, ये केवल हमारा निजी हताशा निराशा नहीं है, बल्कि हमारे युग का भी है। हमारे ज़माने में भी सब लोग हताश निराश हैं, क्योंकि वही बात है जो मैंने आपसे कही कि भौतिक उपलब्धियां हैं, सब लोग भौतिक उपलब्धियां, और भौतिक उपलब्धियां हमें अंततः निराश करती है। आज का स्लोगन क्या है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। देखा होगा जो हमारा वो जियो का जो ऐड आता था, विज्ञापन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक तरफ लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये हासिल करना, वो हासिल करना, बड़ा आदमी बनना, अगले दिन खबर आती है कि वो आदमी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। यानी कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, इतने बड़े बड़े हमारे सपने हैं, और दूसरी तरफ मालूम चलता है कि वो आदमी फला अपराध में पकड़ा गया, सुसाइड कर लिया, तो ऐसा है वैसा। यानी कि कितना झूठा, कितना दिखावा वाला हम लोग जीवन जी रहे हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे दिल्ली हो, या बड़े महानगर है। इन सभी जगहों पे जो चकाचौंध है, जो चमक है, जो चमक दमक है, आपको एक बार ये ऐसा लगता होगा। मैं भी रहता हूँ दिल्ली में, पटना से ही गया, पटना में ही रहता था, पटना में ही पढ़ाई की, फिर आगे जाकर दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली में रात में घूमते हुए जब मैं कभी काम से कहीं से लौटता हूँ गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो मुझे भी लगता है कई बार कि बड़ा शानदार जीवन है,
क्या महानगर है, चारों तरफ रोशनी, चारों तरफ ये, और रात में चलते हुए। लेकिन सच ये है कि वो सब जो है वो एक भौतिक जीवन की चमक दमक है। अगर आप लौट कर जब अंदर आएंगे तो वहाँ केवल खुद को पाएंगे, आपके सिवा वहाँ कोई नहीं है। अगर आप अंदर अपने अंदर सोचिए, विचार करिए, तो वहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। और ये जितने चमक दमक और जो चीज़ें दिखाई देती हैं ये सब बाहरी है, वहाँ भी आदमी ही है, आदमी हर जगह है। लेकिन आदमी कैसा है? आदमी आज अंदर ही अंदर टूटा हुआ है, अंदर अंदर निराश है। और इसीलिए जब हम ऐसी शक्तियों से, ऐसे मूल्यों से, ऐसे विचारों से जब प्रेरित होते हैं तो हम टिके रहते हैं, हम डिगते नहीं हैं, हम मजबूत हैं। जो विचार आपको यहाँ दिया जा रहा है उस विचार से आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो किसी भी हाल में, किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में विचलित होने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, संघर्षों का सामना करने वाला है। और जो आज का जो हमारा दौर है इसमें जिस तरह का माहौल है, वैसे ये माहौल बड़ा आकर्षक है। फिर मैं कहूँगा ये जितना भी बोला जाए लेकिन हमें आकर्षित करता है। अच्छा जीवन जीना, अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा शहर में घूमना किसको पसंद नहीं है? तो ये सबको आकर्षित करता है। लेकिन अंदर अंदर जो खालीपन है, जो सूनापन है हमारे अंदर, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और इसीलिए लोगों के चेहरे पे कई तरह की निराशा है। और फिर अगर अभी नहीं है, अगर अभी आपको एक बार नहीं लगता, क्योंकि अभी आपके पास बहुत भाग दौड़ है, तो एक समय आता है जब आप चीज़ें हासिल कर लेते हैं, या एक उम्र आता है तब आप फिर आपको ये घबराहट होती है कि जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या मेरे पास है, क्या मेरी पहचान है। कई मित्र साथी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तब आपको फिर चिंता होती है कि मेरी क्या हैसियत है। और तब जो चीज़ें आप यहाँ से लेकर एक तैयार हो रहे हैं, कहते हैं कि जो फूल है वो फूल पूरी तरीके से खिलना चाहिए। जो फूल मुरझा जाते हैं खिलने से पहले, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और बड़ा दुख भी होता है। जैसे आपने अगर गमले में फूल लगाया है और उसमें से उसकी कली निकली और वो फूल नहीं पाया, तो आपको बड़ा दुख होता है। और जो फूल खिलता है उसके आप फोटो भी लेते हैं और कहते हैं कि मेरे गमले में, मेरे घर में ये फूल लगा। आपका जीवन और जो ये दौर है, चूँकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, ये दौर ऐसा ही है जहाँ आप उसी अनखिले फूल के समान है जहाँ आपको अभी खिलना है। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर ये फूल और ये जीवन खिलने से पहले मुरझा जाए तो कितना दुख होगा, कितनी निराशा होगी। लेकिन जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर में प्रायः ऐसा हो जाता है कि फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। किसी ने कोई ट्रैक बदल दिया, किसी ने कुछ और करना शुरू कर दिया, किसी ने कोई लोभ लालच में पड़ गए, किसी ने कुछ और बता दिया, किसी ने आपके लक्ष्य से ही आपको भटका दिया। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको दूसरी जगह ले गया। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी जगह ले गया। ये सारी चीज़ें इस उम्र में, इसी दौर में होती हैं। और जिस तरीके से हम अपने गमले में लगे फूल को बचाते हैं, उसको संभालते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, वैसे ही ये अपना युवा प्रकोष्ठ है, ये गायत्री परिवार है जो हमें खाद पानी देकर हमें संभालता है। ये खाद पानी है जो हमें मजबूत कर रहा है अंदर से। आपको अभी उबाऊ लग सकता है क्योंकि इतना अनुशासन और इतना डिसिप्लिन हम नहीं चाहते अपने जीवन में, ये भी सच है। ये जो सुबह और शाम यहाँ आते हैं आप, या जो भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, ये कई बार आपको बड़ा अप्रासंगिक लगता होगा, बड़ा गैर जरूरी लगता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, आए थे नौकरी पाने के लिए, तो ये सबसे क्या मतलब है। लेकिन ये जो समय है, यही वो समय है जो आपके पूरे जीवन को एक रूप देता है, आकार देता है। इस समय जो लोग जैसा बन जाते हैं, जिस तरीके से उनकी विचारधारा बन जाती है, जैसी सोच बन जाती है, आगे पूरे जीवन आप उसी तरह का जीवन जीते हैं।
और ये सौभाग्य है हम सबका, आप सबका, कि आप एक अच्छे ऐसे वातावरण में, एक ऐसे समाज में, एक ऐसे संगठन में, एक ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जहां लोग हताशा और निराशा में नशा कर रहे हैं, माता पिता से अलगाव है, और फिर जैसा कि मैंने कहा कि अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी बात पे लोग अपने जीवन ही खत्म कर दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसे दौर में अगर हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हैं, ऐसे दौर में यदि हम विचारों से समृद्ध हैं, तो हमें कोई डिगा नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता। और ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ सीख रहे हैं, या हम जो यहाँ मिलजुल रहे हैं, इसका नतीजा यही है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर थोड़ा इस पर भी आप विचार करें तो कई चीज़ों को आप देखेंगे। जीवन का जो उद्देश्य होता है वो है हमारा कि हम अपनी रेलवे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो सर्विस हमें मिल जाए, हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो मिल जाए, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो मिल जाए, क्योंकि वो लक्ष्य लेकर हम आए हैं यहाँ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा ये नहीं है जो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है, वो बाहर नहीं आपको सीखने को मिलता। लक्ष्य हमारा है एक बेहतर इंसान बनने का। क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे, बैंकिंग, कहीं भी चले जाएं, आईएएस बन जाएं, क्या देखने को मिल रहा है आजकल कि आईएएस हैं, इतनी मेहनत से बने, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा, और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, यौन शोषण में पकड़े गए, भाई भतीजावाद में पकड़े गए, और कई तरह के अपराधों में पकड़े गए, बने आईएएस और पकड़े। कई लोग तो, कई ऐसी घटनाएं भी आपको मिली होंगी कि इतनी मेहनत से तैयारी करके गए, वो आईएएस बने, और वहाँ जाकर जो लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में एकेडमी है, वहाँ छेड़खानी में, यौन शोषण में पकड़े गए। सोचिए, इतनी जो मेहनत की, उस मेहनत का नतीजा क्या निकला? जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदमी के आदमी ही रह गए, इंसान नहीं बन पाए। और इंसान का मतलब है इंसानियत, इंसान का मतलब है मानवीयता, मानवीय मूल्य। मिर्जा गालिब एक उर्दू के शायर हुए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, अच्छी बात हमें कहीं से भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो बड़ा आज आदमी को भी इंसान होना मयसर नहीं है, इंसान होना संभव नहीं। हम आदमी की तरह जीते हैं, आदमी की तरह रहते हैं, और आदमी की तरह लोग गुजर जा रहे हैं। इंसान होना बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है एक बेहतर इंसान होना। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो आईएएस नहीं हैं, या कई अपने देश के महान लोग ऐसे हुए, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, जिनकी पृष्ठभूमि अति सामान्य थी, बहुत कम पढ़े लिखे, ग्रामीण क्षेत्र से, नहीं पढ़े लिखे, छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन आपने देखा कि वो जीवन में बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचे। क्या आपको हैरानी नहीं होती कि ऐसा क्यों है? क्या कबीर संत कबीर दास पढ़े लिखे थे? मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो तो खुद कहते हैं कि मैंने कलम कागज छुआ नहीं। लेकिन आज कबीर को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक उनके पास वैचारिक सोच थी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम ये हासिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, जब नौकरी लग जाएगी तो ये हो जाएगा, आईएएस बन जाएंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, हम अगर पढ़े लिखे और जो बनना है बने, हम जहां हैं, जो भी हैं, उस जगह हमारी भूमिका है, उस जगह हमारी भूमिका बनी हुई है। सामान्य रूप से भी हम असामान्य बन सकते हैं। ये जो लोग सोचते हैं, और प्राय हम यही सोचते हैं कि जब हम ये बन जाएंगे तो ये हासिल कर लेंगे, ये बन जाएंगे तो वो हासिल कर लेंगे। लेकिन वो हासिल करने की प्रक्रिया और इंसान बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। और जो इस दौर में, जिस दौर में आप हैं, इस दौर में, इस ऐसे माहौल से, ऐसे वातावरण से जो चीज़ें मिल रही है, यहाँ से जो गुजरा वो इंसान बन गया,
जो बिछड़ गया, जो पिछड़ गया, और फिर जीवन में बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इंसान नहीं बन पाया। और सारी कोशिश, सारी जद्दोजहद इंसान बनने की है। और जब हम इंसान बनने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जुड़ती हैं। जब हम एक बेहतर इंसान बनने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जुड़ती हैं, जो यहाँ आपको मिल रहा है, जो आप धीरे धीरे चीज़ों को हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये तो तय है कि जो यहाँ आप हासिल कर रहे हैं आपको जीवन भर ये काम आने वाली है। नौकरी, पैसा, ये सारी चीज़ें हमारे उद्देश्यों की तो पूर्ति करते हैं, लेकिन लक्ष्य की नहीं। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा बेहतर इंसान बनना है। जिस तरीके से हमने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, या जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद। सब नौकरी कर लीजिए, सब कुछ जमा कर लीजिए, लेकिन अंत में हमें चाहिए आनंद। और आनंद का मतलब, फिर से मैं आपको बता दूं कि आनंद का मतलब है कि जहां हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई सांसारिकता नहीं, कोई नफ़ा नुकसान नहीं, बल्कि हम अंदर से अपने आप को हमेशा खुश रखें, अंदर से हम एक बड़े प्रयोजन के लिए काम करें, एक बड़े उद्देश्य के लिए जीवन जिए, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। चूँकि मैं साहित्य भी पढ़ाता हूँ, साहित्य में मेरी रुचि है। साहित्य में भारत सरकार की ओर से मुझे सीनियर फेलोशिप भी मिला, संस्कृति मंत्रालय की ओर से। तो साहित्य भी यही हमें सिखाता है। तो जीवन में जब बड़ा जो उद्देश्य होता है, जब हम बड़ा सोचते हैं, इसका उदाहरण ये है कि आप सिनेमा देखने जाते होंगे, कभी कभार देखा होगा, सिनेमा हॉल में आप जाते होंगे। सिनेमा में जो कहानियां पर्दे पे चल रही होती हैं, उन कहानियों से हमारा सीधा कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन उन कहानियों को देखते हुए, सिनेमा के पर्दे की घटनाओं को देखते हुए आप कई बार इमोशनल हो जाते हैं ना? होते हैं ना इमोशनल, भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा भावुक होते हैं तो आंसू भी निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम भावुक हो जाते हैं, कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम खलनायक को देखकर गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या उससे हमारा कोई सीधा सरोकार है क्या? उस कहानी से मेरा कोई लेना देना है क्या? लेकिन हम इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि वो चीज़ें हमारे हृदय को, हमारे मन को स्पर्श करती हैं। यही आनंद है, यही जीवन का आनंद यही है कि जिन घटनाओं से आपका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसके बाद भी आप उससे जुड़ जाते हैं, ये आनंद की अनुभूति है। इसलिए ये बात अगर हम जल्दी समझ जाएं तो और बेहतर। ये बात बाद में लोग जाकर समझते हैं, रिटायर होने के बाद। आप देख लीजिए, आईएएस बन गए, बड़े गुमान में रहे, बड़े अहंकार में रहे, आईएएस बन गए, रिटायर हुए, गवर्नर बन गए, कुछ बन गए, और फिर बाद में जब बुजुर्ग हो गए, उम्र ढल गई, तो कोई पूछने वाला नहीं। घर के बालकनी में अकेले बैठ के अखबार पढ़ते हैं और आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। या घर में सफाई करते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद वो घर में ड्राइंग रूम में अपना सफाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को वैयक्तिक बना लिया, केवल निजीपन में रहे, अपना देखा, स्वार्थ देखा, अपने परिवार को देखा, समाज को नहीं देखा, अपने से बाहर नहीं देखा। ये जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं, ये हम वही सीख रहे हैं कि हमारी दुनिया केवल हमारे तक सीमित नहीं है। व्यक्तिवाद जो आज पूरे दुनिया में फैला है, इस भूमंडलीकरण के दौर में सब लोग केवल निजी जीवन जीना चाहते हैं, अपना। चूँकि बाजार, भूमंडलीकरण का नाम इसलिए हमने लिया कि भूमंडलीकरण ने एक बाजार को जन्म दिया है और हम सब बाजारू हो गए हैं, बाजार में रहते हैं, बाजार की तरह लाभ और हानि देखते हैं। बाजार में इंसान दो ही तरीके का है, एक क्रेता और एक विक्रेता। जैसे आप घर से बाहर निकले, आपको दुकान वाला देखता है कि लगता है कस्टमर आ गया, जो भी देखता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर आप जाइए तो समझता है कि अब लगता है कि एडमिशन होगा, इंक्वायरी होगी। इंसान के रूप में कोई देखता है क्या? कोई इंसान के रूप में हमें नहीं देखता। ये इस बाजारवाद की सबसे एक उसका दुष्परिणाम यही है कि बाजार में कोई ममता नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई दया नहीं, कोई अपनापन नहीं। बाजार में केवल एक ही संबंध होता है, लाभ और हानि का।
लेकिन इस बाजार में खड़े रहकर हमें कैसे टिके रहना है, इस बाजार में रहते हुए हमें कैसे जुड़े रहना है, इस बाजार में रहते हुए हमें कैसे सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना है, सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना है, ये हम कहीं सीख रहे हैं तो ये अपने युवा प्रकोष्ठ और गायत्री परिवार में सीख रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर ने भी अपने ज़माने में ये कहा था। कबीर के ज़माने में भी बाजार बहुत हावी था। कबीर ने भी देखा कि ये तो चारों तरफ यही से हो रहा है, और उन्होंने ये बात कही थी कि जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, जो अपना घर जलाए वो मेरे साथ चले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो ये बुराइयों से दूर हटे वो मेरे साथ चले, जो लोग बुराइयों में लिप्त है वो अपना जाने, जो लोग इन बुराइयों और विकृतियों से अलग है वो हमारे साथ चले। और उनके ज़माने में भी बाजार की भूमिका थी, उनके ज़माने में भी बाजार हावी था। इस तरह का नहीं था, दूसरा था, लेकिन उन्होंने बाजार के बारे में ये बात कही। तो आज तो बाजारवाद का युग ही है, घोषित युग है बाजारवाद का। और ऐसे में हम हर जगह ठगे जाएंगे, हर जगह हमसे लाभ उठाया जाएगा, हर जगह हमें ग्राहक के रूप में देखा जाएगा। ऐसे में हम अपनी बुद्धिमत्ता को इतना तेज करें, अपनी समझ, अपनी सोच को इतना तेज करें, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चलें कि हम एक बेहतर इंसान बन सके। दूसरी एक बात मैं और संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि बड़ा वो होता है जो बड़ापन दिखाता है। और बड़ापन क्या है? बड़प्पन क्या है? बड़प्पन जो है वो है सांस्कृतिक मूल्य और आपकी सोच की व्यापकता। हमारे जीवन की समस्या क्या है? हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण एक ही है, बस सारी समस्याओं का एक कारण है, और वो कारण है संकीर्ण सोच, संकीर्णता। जब हम केवल अपना देखते हैं, अपने परिवार का देखते हैं, अपना देखने के कारण लोग रिश्वत लेते हैं, संकीर्णता के कारण लोग बॉर्डर पे पैसे लेके दुश्मन को अंदर प्रवेश करा देते हैं, पैसा लेके डॉक्टर जो है वो किडनी बेच डालता है। सब जगह, चाहे वो जिस भी आप विभाग में और जिस भी जीवन के किसी क्षेत्र में जाए, सभी जगह ये हावी है। आज सब जगह ये विकृतियां और ये चीजें हासिल, ये सब जगह है। ऐसे में बड़ा वो है जो इस संकीर्णताओं से बाहर सोचता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं भी पटना में ही रहा, पटना में प्रारंभिक शिक्षा हुई एक छोटे से जगह से आने के बाद, लेकिन और पटना में मेरे साथ और भी कई मित्र थे जो आज दिल्ली में हैं और जिनको आप देखते हैं टीवी पे। कई ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जो साथ में थे, रूम पार्टनर थे। तो सब लोग दिल्ली भी गए पढ़ने, वहाँ भी कोई अच्छा काम, कोई अलग, कोई मीडिया में, कोई सिनेमा में, कोई लेखक है, कोई पत्रकार है, कोई वकील बन गया, कोई शिक्षक है। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये हम सब लोग भी आपकी तरह थे। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया उसी बड़ी सोच की वजह से। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, खासकर ये बात, और बड़े हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार की अपनी सबसे बड़ी समस्या है संकीर्णता। मैं देखता हूं कि जो 5 मिनट के लिए चाय दुकान पे कोई व्यक्ति मिलता है, 5 मिनट के लिए, और उससे कोई संबंध नहीं हो, केवल चाय उसके साथ पीनी है, उसी 5 मिनट में ये पता करने की कोशिश करता है कि ये किस जाति के हैं। यहां इंसान बाद में आता है, जाति पहले आती है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि इस जाति के हैं, उसका ट्रीटमेंट आपके साथ बदल जाता है। और खासकर मेरे नाम के साथ चूंकि टाइटल नहीं लगा है, तो बहुत लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस जाति का आदमी है। तो और तरह तरह से पता करते हैं वो, आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो किसी तरीके से पता करना चाहते हैं। तो ये जाति है, ये जो धर्म है, ये जो संप्रदाय है, ये जितने भी ऐसे मामले हैं जो हमें संकीर्ण बनाते हैं, इससे जो बड़ा सोचेगा वही बड़ा बन पाएगा, वही बड़ा काम कर पाएगा, वही आगे। तो बस एक मेरी बात मानिए कि अपनी संकीर्णता छोड़िए और बड़ा सोचिए। जैसे मैं देखता हूँ पटना में लोग आ गए, दिल्ली में भी ये समस्या है। दिल्ली में लोग आ गए तो फिर पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से,
बिहार के रहने वाले, अरे आप तो हमारे भाई आए। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? तो हाजीपुर से रहने वाले हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, जहाँ से जो मिला। तो अगर मान लीजिए कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं और आप भी हैं वही के हैं, अरे आप तो भाई, हमारे भाई निकल गए, आइए आइए। कौन गांव के हैं, कौन ब्लॉक के हैं, और कहीं वो भी मिल गया तो कहने का। और ग्रुप बना के रहते हैं, समूह में रहते हैं कि हमारा बिहार बिहार, हमारा यूपी, हमारा बेगूसराय, हमारा समस्तीपुर, हमारा हाजीपुर, हमारा गया, पटना। इसका क्या लाभ मिलता है मालूम है? इसका लाभ ये मिलता है कि वो जहाँ से चले थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। 5 साल दिल्ली में रहे, 6 साल दिल्ली में रहे, 5 साल पटना में रहे, जैसे आए थे वैसे ही वापस आते हैं। अपने ही वो मगही में बात करते हैं, अपने ही भोजपुरी में बात करते हैं, वैसे ही वो अपनी संस्कृति को बचाए रखना अच्छी बात है, लेकिन विकास ना करना उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये भी एक संकीर्णता का उदाहरण है कि हम इतने संकीर्ण होकर सोचते हैं कि अपने जाति, अपने धर्म, अपना क्षेत्र, ऐसे लोगों को सोचते हैं। और जब तक हम ये इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, बड़ा आदमी बन ही नहीं पाएंगे, एक बड़ा उद्देश्य हम कर ही नहीं पाएंगे। जितने बड़े लोग हुए वो ऐसे विभेदीकरण नहीं करते कि आप किस जाति, किस रंग के हैं, किस रूप के हैं। बड़ा आदमी वही होता है जो बड़ा सोचता है और उसकी सोच में कोई संकीर्णता नहीं होती। इसीलिए मैं ये भी कहूँगा, जो आप लोग को यहाँ रोज़ सिखाया जाता है, मनीष भाई साहब आ गए हैं, इनको तो मैं युवा हृदय सम्राट कहता हूँ कि युवा हृदय सम्राट हैं, क्योंकि इनके वाणी में वो ऊर्जा है, जो बोलते हैं तो आप सब लोग इनके साथ इतने बंधे हुए। अभी 10 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में मुझे सूचना मिली, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ जुड़ जाना और आपको ऐसे ऊंचाइयों पे ले जाना, आपको ऐसे संकीर्णताओं से बाहर निकालना, ये कम बड़ा काम नहीं है। इतने खांचों में बटे हुए समाज को एक करना, एक जगह बिठाना और उनमें ऐसी चेतना जगाना जो परम पूजनीय गुरुदेव ने अपने ज़माने में किया, ये कोई आसान काम तो नहीं था ना। एक विचार है और उस विचार की रोशनी यहाँ से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है। यहाँ के गए हुए बच्चे वहाँ भी वो युवा प्रकोष्ठ चला रहे हैं, अलग नाम से और अलग तरीके से, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ भी इतनी भीड़ हो रही है, और वो भी एक विशुद्ध कमर्शियल जगह में। ये भी तो, पटना भी तो कमर्शियल ही है पूरी तरीके से। यहाँ अब कहाँ समाज, वो ग्रामीण समाज तो रहा नहीं, यहाँ भी तो पूरी तरीके से वैसा ही है। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और जिनको ऐसा लगता हो कि हाँ आने से क्या मिलेगा या हम जो कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है, अगर इसका सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कभी विवेकानंद और कभी ऐसे बड़े बड़े लोग पहुंचे। ग्रेट थिंग्स कैन बी डन बाय ग्रेट सेक्रीफाइस, विवेकानंद ने कहा था। ग्रेट थिंग्स कैन बी डन बाय ग्रेट सेक्रीफाइस। हृदय को निकालकर पूजा की बलवेदी पर चढ़ाना पड़ेगा, तब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, विवेकानंद ने कहा था। तो ये समय वही है कि आपको अपने कलेजे को निकालकर उस अपने लक्ष्य के लिए चढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम अंदर से मजबूत होंगे। और अंदर से मजबूत नहीं है तो ये भी संभव है, और पूरी संभावना है कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है आपका, वो हासिल भी हो जाए। ये हो सकता है, ये होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन जीवन में आगे जाकर ये जो तात्कालिक सफलता है या सफलता में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को, एक बेहतर इंसान बनने को हासिल नहीं कर पाते। और सिविल सर्विसेज के लिए मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि वहाँ भी बड़ी ज़रूरी है कि आप बड़ा सोचें। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग सिविल के लिए सोचना चाहते हैं वो भी सोचें। सिविल, कई बार बच्चे घबराते हैं कि सिविल सर्विसेज कोई मुश्किल चीज़ है, बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा ही है। और कोई भी चीज़ जो है वो हम जब दूर होते हैं तो हमें वो रहस्य लगता है, जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके बड़ा सोचना है। जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करिए,
जॉब ले लीजिए और उसके बाद फिर एक बड़ी सर्विस के बारे में भी सोचिए। जब तक आपके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है तब तक बड़े सर्विस के बारे में सोचिए। क्योंकि एक बात मैं कहूँगा इतने वर्षों से पढ़ाते हुए कि सिविल सर्विसेज के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा रेंज बहुत बड़ा हो जाता है, हमारी सोच बड़ी हो जाती है। इतना कुछ हम पढ़ते हैं कि हमारा नज़रिया थोड़ा विकसित हो जाता है। और फिर जीवन केवल एक अदद नौकरी का नाम तो नहीं है, जीवन एक सफलता हासिल हो जाए उसका नाम तो नहीं है। जीवन में तो हम जितना बड़ा कर पाते हैं उतना हम उसको हासिल कर पाते हैं। और इसमें बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ की है, गुरुओं की है ना। गुरु की भूमिका तो सबसे बड़ी है, इसीलिए हम लोग गुरु को याद करते हैं। और कहा जाता है, फिर मैं कबीर की पंक्ति से अपनी बात समाप्त करूँगा। कबीर ने कहा था कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। यानी कि मैं लोक वेद और परंपराओं के साथ चला जा रहा था, दुनियादारी में चला जा रहा था, आगे गुरु मिल गए, उन्होंने हाथ में दीपक दे दिया और मेरा जीवन बदल गया।